नमस्कार। आज हमारे कार्यक्रम में हमारी अतिथि हैं श्रीमती निर्मला बुच। ये नाम परिचय का मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश की पहली महिला IAS, जी हाँ, और अपने प्रदेश की प्रशासनिक मुखिया रह चुकी हैं आप। मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव रह चुकी हैं। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं तो आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। निर्मला बुच मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण की बात हम जोर शोर से करते हैं, तमाम बातें करते हैं। पहले तो हमें आपसे ये जानना चाहिए कि आपका नजरिया क्या है, सशक्त महिला क्यों जरूरी है किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने तो ये महिला सशक्तिकरण की जो बात है, इसके इतिहास को मैंने स्वयं देखा है और अनुभव किया है। मुझे याद है कि 1975 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मना था, उसके पहले लोग महिलाओं की बात ही नहीं करते थे। और भारतवर्ष में भी देखा जाए तो हमने मान लिया कि भाई हमारे संविधान में सबको बराबरी है, हमने मान लिया कि लड़कियां भी बराबर हैं। लेकिन जब 1971 में एक ये हुआ तय कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया जाएगा, तो हमारे भी कहा कि भाई देखें कि हमारी स्थिति क्या है। तब जब स्थिति देखा तो पता चला कि ऐसा तो नहीं है, हम तो जो समझते थे वैसा हुआ नहीं। तो ये जो बड़ी लंबी एक स्टोरी है, चाहे आप भारतवर्ष में देखें चाहे बाहर, और ये महसूस किया गया कि अगर महिलाओं को आप आगे नहीं लाएंगे तो आपका ही नुकसान है, केवल महिलाओं का नहीं। तो ये समाज के लिए बहुत जरूरी है और उनका योगदान केवल बराबरी का नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिलाएं न सिर्फ आधी आबादी हैं, बल्कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी परिवार, किसी भी समाज के लिए एक धुरी की तरह है। हम महिलाओं के विकास की बात करते हैं, उनके तरक्की की बात करते हैं, उनकी प्रगति की बात करते हैं, और हम आदिकाल से इस बात को सुनते आ रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही है और निरंतर हम इस पर बात करते हैं। आप जब युवावस्था में थी या जब आप बचपन में थी, जब आप सोचने समझने लायक हुई, तब भी महिलाओं के तरक्की की बात होती थी, आज भी महिलाओं की तरक्की की बात होती है। आपकी नज़र में क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं या महिलाएं जहां थी वहीं हैं? देखिए, मैं बताऊं, यदि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से ही देखूं आसपास से, तो एक जमाना था जब आप मानते थे कि वो लड़कियां पढ़ना चाहती तो पढ़ती थी, परिवार पढ़ाना चाहते थे पढ़ाते थे। कोई ऐसी चर्चा नहीं थी कि लड़कियों को पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना। कोई ऐसा, लड़कियां अगर काम करना चाहती थी काम करती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि सरकार सोचती, समाज सोचता था कि लड़कियों को पढ़ाना है। माना जाता था कि लोग पढ़ाएंगे, तो कुछ लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। फिर देखा कि बहुत सी लड़कियां नहीं पढ़ी और फिर देखा कि इसमें तो बहुत काम करने की आवश्यकता है। यानी जब अगर देखता जाए तो लड़के जाते थे, लड़कियां नहीं जाती थी। लोग भी सोचते पहले लड़के को पढ़ाओ। तो बहुत सी जो भ्रांतियां थी, बहुत से विचार थे, वो सामने आए। और खासतौर से 1970 के दशक से इस बारे में बहुत बात हुई। पहले तो मान लेते थे कि हमारा संविधान है, सबकी बराबरी, लड़कियां भी आगे लड़के भी आगे। 1970 से देखा, जो इसको कहना चाहिए एक तरह से कि दूसरा महिलाओं की सशक्तिकरण का इतिहास शुरू हुआ कि भाई महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहिए। ये भी देखिए, सशक्तिकरण को भी अगर आप देखें तो मतलब क्या है, ये भी महिलाओं की ही देन है। क्योंकि पहले क्या, शक्ति का मतलब क्या है, आप दूसरे पे शक्ति करते हो, पावर ओवर। सशक्तिकरण में अपनी शक्ति को समझो। ये महिलाओं की फेमिनिज्म का एक कंट्रीब्यूशन है समाज में और पढ़ाई में, कि मतलब शक्ति नहीं, सशक्तिकरण करना है। सबको अपनी शक्ति आजमानी है और उससे कुछ देना है, कुछ करना है। मतलब अपने को सशक्त करना है, अपने को इस तरह बनाना है कि हम कंट्रीब्यूशन कर सके। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा, आपने पूछा कि सशक्त क्यों होना चाहिए। परिवार में अगर आप देखें, परिवार में महिला भी होती है, पुरुष भी होते हैं। जिस परिवार में महिला सोचती है, समझती, करती है, वो परिवार बहुत आगे बढ़ता है। हालांकि बहुत से जो मेरे फेमिनिस्ट फ्रेंड्स, उनका ये कहना है कि महिला की जिम्मेदारी खाली क्यों है कि वो करेगी, और ये तो ऐसा हो गया कि महिला जिम्मेदारी है वो उस बच्चों को पढ़ा ले। नहीं, लेकिन सही बात है कि वो समझती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। परिवार में सब चर्चा करेंगे, महिला का जो एक दृष्टिकोण है वो बड़ा पॉजिटिव होता है कंपैरेटिवली। सभी तरह के महिला पुरुष हो सकते, लेकिन बड़ा पॉजिटिव होता है और उससे वो बच्चों को आगे बढ़ाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि अगर महिला सशक्त होगी, सशक्त कैसे होगी, उसने पढ़ा हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, लोग उसको बराबरी में सुनते हैं, वो सब कंट्रीब्यूट करती है, सब सोचती है, वो सशक्तिकरण है। तो परिवार में बाहर उसकी आवाज वो करेगी और आवाज सुनी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम किसी महिला के अस्तित्व, उसकी हैसियत को समझें, उसको महत्व दें, तो सही मायनों में यही सशक्तिकरण है। बहुत सारा बदलाव हुआ है, विचार में भी, बहुत सारी सोच में भी बदलाव हुआ है। लेकिन मैडम, ये जानना चाहेंगे आपसे कि हम लिंगानुपात की बात करते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि कई इलाकों में कन्या भ्रूण है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको धरती पर आने के पहले ही उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह की सोच, हालांकि तमाम बदलावों
दावों के बावजूद कहीं कहीं देखने सुनने को मिलती है। तो जो ये लिंगानुपात की समस्या है हमारे समाज में, इसको आप किस दृष्टि से देखती हैं? इसमें क्या है, एक तो आप देखा होगा एक कानून बना PCPNDT एक्ट, जिसमें ये इस पे प्रतिबंध है कि आप देखें कि वो जो प्रेग्नेंट है महिला, तो उसमें वो लड़की होगी कि लड़का होगा, वो सेक्स सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये सेक्स के बाद उसका अबॉर्शन का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ये क्यों होता है? अब क्या हो गया कि एक तरह से कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी और सामाजिक विचार और प्रेजुडिस सब मिलकर के तकलीफ होती है महिलाओं के लिए, क्योंकि वो लोग अपने सोनोग्राफी करते हैं तो उसे पैसा बनाते हैं, और वो महिला के परिवार के लिए लड़का तो होना ही। और ये जो चीज है ना, खास तौर से ये केवल भारतवर्ष में नहीं है, ये सारे साउथ एशिया में कम ज्यादा है। तो ये जो एक बात है कि लड़का तो होना, लड़का और लड़की में क्या फर्क है? लेकिन ये भी फैक्ट है कि काफी परिवारों में इससे फर्क पड़ा है। अब वो नहीं समझते कि लड़का लड़की अलग है, लड़की भी अच्छी है लड़का भी अच्छा है, लेकिन उसमें देरी हो रही है क्योंकि मानसिकता नहीं बदलती। दूसरा क्या होता है, उनको लगता है लड़की को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो लड़की लेकिन हिम्मत वाली भी तो होती है। आप लड़कियों को जितना समर्थ बनाओगे उतना अच्छा होगा। तो हमने सोचा कि सशक्तिकरण करेंगे तो पढ़ा दो, ठीक है, पर केवल पढ़ने से सशक्तिकरण थोड़ी होगा। नौकरी कर लेगी, पैसा कमाने लगेगी, लेकिन जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी परिवार की और समाज की, तब तक इसमें तकलीफ होती रहेगी। अभी बहुत काम करना। तो ये तो एक कांस्टेंट लड़ाई कहना चाहिए, स्ट्रगल है, जिसमें अल्टीमेटली महिलाएं जीतेंगी और वो पुरुषों को भी समर्थ बनाएंगी, लेकिन समय लग रहा है। तो सवाल मानसिकता के बदलाव का है, और जैसा कि आपने कहा कि वक्त आएगा, महिलाएं जीतेंगी, एक संघर्ष है, और समय के साथ वैचारिक बदलाव होगा, लोगों की सोच बदलेगी, बहुत कुछ बदलाव हुआ भी है। आपको क्या लगता है कि जो ये बदलाव हो रहा है, महिलाओं का महत्व समाज में, परिवार में लोग आज स्वीकार कर रहे हैं, लड़कियों के होने पर भी अब बहुत लोग खुश होते हैं, यहाँ तक अब सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि लड़कियां यदि होती हैं तो वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह के जो वैचारिक बदलाव आया है समय के साथ, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, किसकी भूमिका है इसमें? देखिए, एक तो क्या है, लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, समाज में देखते हैं, समाज में भी बात होती है। दूसरा क्या है, उनका अनुभव भी है। और कई जगह पहले लोग सोचते थे कि भी लड़का होगा, हमको बुढ़ापे में देखा, अभी उन्होंने देखा लड़की ज्यादा देखती है। तो अनुभव जो उनका है, उससे उनको लगता है कि जो वो सोचते थे, जो उनको लगता था कि लड़की कैसे करेगी, वो फर्क था। जो रियलिटी है उसमें उन्होंने देखा कि लड़की बहुत ज्यादा देखभाल करती है माँ बाप को और सोचती है उनके बारे में। तो एक तो अनुभव से और ऑब्जर्वेशन से और समाज की थिंकिंग बदलने से फर्क पड़ता है। ये धीरे धीरे करके कुछ जगह ज्यादा है, कुछ जगह कम है। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन काफी अंशों में हमारा जो ये हिंदी भाषी एशिया है ना, इसमें और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है यहाँ पे भी। लेकिन ये है, मध्य प्रदेश में भी देखें तो जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहाँ पे हम कमजोर हैं, जो साउथ पार्ट है उनमें ज्यादा सशक्त महिलाएं। ये जैसे इसकी भी जो बात है, ये लिंग अनुपात की, पहले ग्वालियर के कुछ क्षेत्र में ज्यादा तकलीफ होती, जब वो कम हुई है। पहले से फर्क पड़ा, लेकिन हमको जितना चाहिए उतना फर्क नहीं पड़ा। तो ये मैंने जैसे कहा ना, एक कांस्टेंट स्ट्रगल है उसको ऊपर बढ़ाने की। ऑन द होल बदला है और ये बदलाव वांछित भी है समाज के लिए। आप मध्य प्रदेश की पहली महिला IAS हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा की पहली अधिकारी हैं। ये अपने आप में बड़ा रोमांचक है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कब की बात है जब आपका सिलेक्शन, आपका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ, और ये उस समय कितनी बड़ी घटना थी आपके परिवार और समाज के लिए? उस समय तो काफ़ी बड़ी घटना, क्योंकि उस समय तो कोई ये सोचता ही नहीं था कि लड़कियों को अपियर होना है कि नहीं होना है, कंपटीशन में आएगी कि नहीं। जैसे आजकल बड़ा होता है कि लड़कियां ज़्यादा आएँ, लोग गिनती भी गिनते। अब मुझे याद है कि हमारे IAS के बैच में हम लोग पूरे देश भर में हम लोग 3 लड़कियां थी IAS में, बाकी सब लड़के थे। हम जब MA में पढ़ते थे इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर में हम 2 लड़कियां थी, बाकी लड़के थे। हिंदी में लड़कियां ज़्यादा थी, लड़के। तो ये एक तरह की होता है। और उस समय जब हम आए तो एक तरह से मतलब ये था कि भाई हम क्या करें। मुझे याद है कि मैं मध्य प्रदेश में आई तो मेरी पोस्टिंग जबलपुर में हुई। ये कब की बात है? 1961। 1960 में हम मसूरी में ज्वाइन किया, ट्रेनिंग हुआ, तो जबलपुर में पोस्टिंग हुई। और वहाँ पे हम गए तो उनको ये समझ नहीं आया कि हमको कैसे हैंडल करें। लेकिन कुछ ऑफिसर्स को बड़ा अच्छा आता था कैसे, लेकिन पहले जो शुरू में तो उनको समझ में नहीं आया, आप कहाँ रहेंगी, कौन आपको देखेगा, प्रोटेक्शन, लड़की है तो देखना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। हमने कहा भी हम खुद ही देखेंगे, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। तो कमिश्नर जो थे उस टाइम, उन्होंने बोला कि भाई वो लाखों लोगों को देखने वाली, उसको किसकी प्रोटेक्शन चाहिए, यू मस्ट रियलाइज शी इज एन IAS ऑफिसर। और फिर मैंने देखा कि जिनको मिलो तो उनको लगता था कि पहली लड़की पता नहीं कैसी होगी, क्या करे। तो फिर मैंने देखा कि हर एक उसमें मुझे लोगों को कंफर्टेबल बनाना है कि मैं बाकी लोगों की तरह ही हूँ, लड़की लड़के फर्क नहीं, मैं भी IAS और दूसरी भी, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो हमने हर एक बार ये देखा कि हम कोई विशेष फैसिलिटी नहीं मांगेंगे,
हम लड़कियां तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो हमारे ऑफिसर्स करें हम करेंगे। हमने थाने में रात बिता करके ड्यूटी करी, तो हमने कहा हम कोई ये नहीं मानेंगे कि हम लड़की इसलिए हमारे लिए कोई अलग से सब काम करेंगे, उनसे ज्यादा आगे बढ़े। विद द रिजल्ट की ये हो गया कि वो हमेशा देखते थे कि मैं सब काम कर सकती हूँ, सब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम कर सकते। फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना सरकार ने देखा, और मैंने देखा कि मैंने जितने लोगों से काम किया उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उस समय आईएएस के बारे में सोचना ये भी एक बड़ी बात थी। वो कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से ऐसे फैक्टर थे, कौन सी बातें थी जिनके कारण आपने इस सेवा में आने के लिए सोचा? देखिए ऐसा है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैं रिसर्च करी थी, फिर बनारस यूनिवर्सिटी में। फिर हमने देखा कि नहीं, हमें तो कुछ और भी करना चाहिए, तो हमने ढूंढ ढांड के किया, पता किया, इलाहाबाद से हमने कागज मंगवाए। अब बनारस में तो सब लोग पढ़ने में ज़्यादा करते थे, सर्विस वगैरह में ज़्यादा नहीं करते, दिल्ली वगैरह में ज़्यादा होता था। हमने सब मंगवा के हमने कहा कि आईएएस में हम कॉम्पिटिशन बैठे, कॉम्पिटिशन में आ गए। तो उस ज़माने में तो मध्य प्रदेश में भी लड़कियाँ नहीं होती थी। और लेकिन मैं ये बता दूँ ज़रूर कि मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश नहीं देखा मैं, जिस बहुत बढ़िया काम करने का स्कोप है। यहाँ के लोग थोड़ा सा काम करो आपके साथ हमेशा सहयोग देते हैं। वो मुझे एक सहयोग रहा है लड़की होने के नाते भी, और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। आपके पेरेंट्स, आपका परिवार, उन लोगों का कितना सपोर्ट था? देखिए क्या है, एक तरह से कहना चाहिए कि वो भी एक चैलेंज था। मेरी मदर की मृत्यु जल्दी हो गई, फादर की भी हो गई, उसके बावजूद आई वेंट अप, क्योंकि वी हैड ए कंजर्वेटिव फैमिली इन द सेंस दैट की जमींदारी ये वो दुनिया भर का। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये जरूर है कि उस जमाने में जिस स्टेज पर लड़कियों की शादी उन परिवारों में होती थी, मैं उसमें ने कहा नहीं, मैं तो पहले सर्विस करूँगी, ये करूँगी। सब हुआ, सबने सपोर्ट किया। तो एक लेसन ये है कि यदि आप क्लियर हो कि आप क्या करना चाहती हो और आपका उद्देश्य साफ है, लोगों को समझ में आता है, तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी विल पावर देखिए, उसके ऊपर से आप आगे चलेंगे तो समाज आपको बहुत सपोर्ट। ये सब लड़कियों को मेरा कहना है, दूसरों के भरोसे पे नहीं कर सकते, अपने भरोसे पे आप बहुत आगे बढ़ सकती हैं। और लड़कियाँ आज बढ़ रही हैं, लड़कियां बढ़ रही हैं। आपका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर आपने काम किया है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में आपने काम किया है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि प्रशासन का ये मुख्य कार्य है कि लोगों का कल्याण करना, लोगों की भलाई करना, खासकर महिलाएं समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, उन पर फोकस शासन का ज़्यादा होता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। आप हमें बताएं अपने अनुभवों के आधार पर कि महिलाओं की जो स्थिति है वो मुख्य समस्या कहाँ है, इतनी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, एक तो मैं बताऊँ वैसे बैकग्राउंड की, मैंने बहुत शुरू से महिलाओं के मुद्दों पर फोकस किया है। जब मैं डिप्टी सेक्रेटरी थी यहाँ पे, तो मेरे मुख्य सचिव तो उन्होंने कहा कि उस जमाने में क्या होता था कि देखिए आजकल लोगों को समझ में नहीं आता, सरकारी नौकरियों की बहुत डिफिकल्टी होती थी, महिलाएं कम पढ़ी होती थी, महंगाई बढ़ती थी। 70s की बात बता रही हूँ। तो मैंने उस टाइम महिलाओं को यहाँ पे इकट्ठा किया और उनको मैंने आगे बढ़ाया, और महिलाएं मेरे साथ आगे आई। वो कैंटीन चलाती थी, वो स्मॉल सेविंग्स करती थी, वो दूसरे काम करती थी, और वो आगे बढ़ी क्योंकि मैं उनके साथ थी। जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी वो भी आगे आई। तो उनसे मैंने बहुत सीखा कि महिलाएं अगर उनको मौका मिले तो बहुत कुछ कर सकती। ये चीज़ मैंने हमेशा आखिर तक मेरे उसमें रही कि महिलाएं अगर आगे आती हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली देखा। अब परिवार में देखो कौन क्या काम करता है, पानी है तो वो लाती है, रोटी है तो वो बनाती है, सब क्यों नहीं करते? नहीं, वो महिला का काम है। लेकिन अब उससे बदलाव आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे कई जगह वो बेचारा आदमी करता है तो वो उसकी मदर कहती है तुम तो उसका काम क्यों करते हो? फिर उनको सीखना पड़ता है कि नहीं, सबका काम है, बराबरी का काम है। अब देखिए महिला सारा काम करती है तो उसका तो कोई तनख्वाह तो लेती नहीं है। आप किसी को खाना बनाने लगा उसको पैसा दोगे, वो बिना पैसे खाना बनाती है, लोग कहते हैं उसका अपना काम है, आपका भी तो काम है, तो उसको बराबर मानो। ये बिना काम उसके पैसे के वो घर का काम करती है, उसकी वैल्यू समझना चाहिए। उसको पैसा देना ऐसा नहीं है, वो उतना ही वैल्यू है जितना बाहर से पैसा लाने का। थिंकिंग जो है ना, ये मानसिकता पूरी तरह से महिला को सशक्त समझे और उसकी वैल्यू समझे, उसको आदर करें, फर्क पड़ेगा। उसकी डिग्निटी है, उसकी इक्वालिटी है, और बदल रहा है, लेकिन स्लो बदल रहा है। इसको और रफ्तार पकड़ने की जरूरत है, और पकड़ेगा, बदलाव जरूर आएगा। एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जब आप प्रशासन में थी तो आपके अंडर में बहुत सारे पुरुष अधिकारी होते थे, उनका एटीट्यूड कैसा होता था, कितना सकारात्मक होता था? देखिए शुरू में उनको लगता था कि क्या करना है, लेकिन मैंने हमेशा उनको इस तरह से ट्रीट किया कि सहज भाव से, उनको लगा नहीं कि वो पुरुष और महिला की बात हो रही है। देखिए एक चीज और मैं देखूं, मध्य प्रदेश में ही जैसे मैं कलेक्टर बन के देवास में गई, देवास और जो एरिया है देवास इंदौर का, वहाँ पे अहिल्याबाई का शासन था इंदौर में, उसको वहाँ की कल्चर में इम्बाइब्ड है। तो वो अहिल्याबाई को देखते हुए कभी उनको ये नहीं लगा कि महिला पुरुष में फर्क है, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि महिला कलेक्टर है। एक बात और हम देखते हैं, आज समाज में महिलाओं के प्रति तमाम तरह के अपराध
हो रहे हैं। हम ये कह लें कि महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध हो रहे हैं उनमें वृद्धि देखने में आती है। क्या वजह है, हम इतनी संवेदनशीलता आने के बावजूद, इतने बदलाव, इतने परिवर्तन होने के बावजूद ये क्यों देखने सुनने में मिलता है? देखिए क्या है, जो हमारे परिवार में जो लड़के लड़कियां हैं उनको शुरू से समझाने की आवश्यकता है कि अब दोनों बच्चे हो साथ में और दोनों एक दूसरे के साथ काम करना है। मतलब ये जो भेदभाव है या ये सोचना कि वो लड़की है वो लड़का, मैं बड़ा हूँ ये छोटा हूँ, ये शुरू से अगर पेरेंट्स और समाज उनको सिखाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। होता क्या है कि बहुत से घटनाएं इसलिए होती हैं कि वो जब लड़के थोड़े बड़े होते हैं तो वो समझ नहीं आती लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करें। यदि उस समय से हम उनको समझाएंगे और एक तरह से प्रैक्टिस से समझाएंगे तो फर्क पड़ेगा, और वो हमारे यहाँ भी नहीं हो रहा। एक जमाने में परिवार में संयुक्त परिवार होता था तो बताते थे सबको काम करना है, अब वो बचा नहीं। और बहुत से लोगों को फुर्सत ही नहीं है कि लड़के लड़कियों को बताएं कि कैसे सहज भाव से काम करना है। तो वो एक समझाने की बहुत ज़रूरत है, ये सामाजिक बहुत आवश्यक, ताकि वो एक दूसरे के साथ काम करें, एक दूसरे को समझें। समाज ने जो वहाँ के लड़के लड़कियाँ हैं उनको शुरू से ट्रेन करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई किस तरह से आपको एक दूसरे के साथ में काम करना है। और जहाँ तक हो सके उनकी अगर समस्याएं दूर होंगी तो फर्क पड़ेगा। जहाँ रोजगार मिलते हैं, काम करते हैं तो नहीं होता। और जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो अपना फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेंगे? लड़की पे निकालते कई बार। तो परिवार, समाज और सरकार साथ काम करें तो बहुत हद तक इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। आपने इतने वर्षों तक प्रशासन में, समाज में अपनी सेवाएं दी हैं, आज भी आप उसी तरह से सक्रिय हैं। इस उम्र में भी इस सक्रियता का क्या राज है? देखिए, मेरी ये मान्यता है कि हम चाहे पुरुष महिला कोई भी हो, हम जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, पढ़े लिखे या सर्विस की, कंपटीशन में आए या कुछ काम किया जिसमें आपको सफलता मिली, उसमें आपका अपना योगदान है, आपके परिवार का योगदान है और समाज का योगदान है। और हमारा एक तरह से कर्तव्य है कि हम उसके बाद में हम भी कुछ उसमें दें, और बिना पैसे के दिए नहीं कि भाई रिटायर हुए तो एक नौकरी लेके बैठ गए। हम भी समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करें। और मेरी ये भी मान्यता है कि जितना हम इतना सक्रिय काम करेंगे वो केवल आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, वो जो आप करेंगे उससे आपका भी फर्क पड़ता है, आपकी भी जो मनोवृत्ति है, आपकी जो स्वास्थ्य है, आपके जीवन है, उसमें फर्क होता है। जब कुछ अच्छा काम आप करते हैं, कुछ लोगों को आगे बढ़ा पाते हैं, तो आपको लगता है कि चलो मैंने कुछ तो अच्छा काम किया। आपने 2 लोगों को भी मदद करी तो लगता है कि हाँ कुछ तो अच्छा काम किया। नंबर 2, आपको कुछ ज्ञान है, आप हमेशा सीखिए। अगर जब तक आप सीखेंगे नई चीजें, जब तक आपको उत्सुकता होगी, कौतूहल होगा नई चीज सीखने का और पढ़ने का, लिखने का और चिंतन करने का, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और समाज के लोगों के साथ में सक्रिय काम करें, बिना इसके सोचे कि हम इसको कोई हमारे साथ एहसान है। आपकी दिनचर्या क्या होती है? कैसे इतना फिट फाट हैं आप, स्वस्थ हैं पूरी तरह से? देखिए, हम सुबह है तो थोड़ा अखबार पढ़ते हैं, सब करते हैं, अपनी चाय वाय पी के उसके बाद में फिर हम थोड़े ऑफिस जाती हूँ। तो मैं अभी महिलाओं का काम करती हूँ, महिलाओं के साथ दूसरों करती हूँ। फिर मैं कृषि के बारे में भी सीख रही, इसलिए कि एक तरह की एक्शन रिसर्च कि भाई किसानों की तकलीफ क्या है। मेरा दावा है कि आज भी किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं मैं कई लोगों के इससे ज्यादा बता सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद खेती करती हूँ। मैं देखा कि जो चीज तकलीफ की है वो कागज पे नहीं आती। अगर कायदे से देखा जाए तो अगर जो छोटे किसान हैं, छोटे हैं, जब तक एक से ज्यादा काम उनके परिवार में, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ खेती भी करें, कुछ बागवानी भी करें, कुछ पशुपालन भी करें, कुछ वो भी करें तो फर्क पड़ेगा। क्योंकि वो उस लेवल पे है जहाँ पे हर चीज में कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। और एक चीज में होगा तो एक फसल नष्ट होगी तो मुश्किल हो जाती है। ये समझने की बात है। दूसरा, आप मौका दो ना किसान को आगे बढ़ने का, फर्क पड़ेगा। तो ये जो चीज है, देखें कि जो कृषि में क्या हो रहा है, आप खुद देखेंगे पता चलेगा तकलीफ कहाँ है। और बुक कागज से पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा तो यही है कि मैं पढ़ती हूँ, सोचती हूँ और करके भी देखती हूँ। तो आपकी सक्रियता का यही राज है, आपके स्वास्थ्य का यही राज है। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप खासकर महिलाओं से या पुरुषों से या समाज से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरी जितनी बहनें हैं कहीं पे हैं, वो अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को समझें और अपनी डिग्निटी और के साथ में काम करें और उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। अपने को किसी से कम ना समझे, किसी से ज्यादा नहीं समझे, बराबरी में, सही बराबरी में काम करें, बहुत आगे बढ़ेंगे। पुरुषों से क्या कहना चाहेंगे? वो समझे महिलाओं की क्षमता, और ये ना समझे कि खाली कहने के लिए, वाकई में समझे। तो उनको लगेगा कि हाँ उनकी परिवार की महिला दूसरी महिला है, और वो समझने लगेंगे तो फर्क पड़ेगा। ईमानदारी से समझ लें, केवल कहने के लिए नहीं। तो महिला बहुत ताकतवर है, वो अपनी ताकत को समझे, और पुरुषों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं को, उनकी डिग्निटी को, उनकी हैसियत को, उनकी ताकत को पहचानें, उसको समझें, उसको स्थान दें, उसको महत्व दें। तो समाज हमारा प्रगति करेगा। निर्मला बुच मैडम, आपने समय निकाला, हमसे आपने बात की, महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।